नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है भोजन का अवशोषण। पिछली वीडियो में हमने क्या जाना था कि हमने भोजन अंतःग्रहण कर लिया, उसके बाद में हमारी छोटी आंत का जो ग्रहणी पार्ट है यानी डेड्यूनम में क्या हो रहा था, भोजन का पाचन हो रहा था, भोजन डाइजेस्ट हो रहा था। उसके बाद में भोजन डाइजेस्ट होने के बाद में कहा जा रहा था, छोटी आंत के अगले पार्ट में। उस पार्ट में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। हमने पढ़ा था कि छोटी आंत का जो भीतरी सतह होती है वो सिंपल नहीं होती है, स्मूथ नहीं होती है, वो कैसी होती है, रफली शेप की होती है। जैसे हमने छोटी आंत का कोई पार्ट काट लिया, अब इस पार्ट में क्या होता है, जब हम इसके अंदर काट के देखते हैं तो इसका जो अंदर का सरफेस है वो स्मूथ नहीं होता है, यानी वो सीधा नहीं होता है, उसमें वलन पाए जाते हैं, सर्कुलरिस पाए जाते हैं इस तरह से। ये क्या है, आत्र वलन है, यानी ये कैसे है, ऊबड़ खाबड़ है। आत्र का जो आंत की जो अंदर की सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, सीधी नहीं है, उसमें क्या है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, या फिर ऊबड़ खाबड़ इन्हें हम क्या कह सकते हैं, वलन कह सकते हैं। इन वलन को हम क्या कहते हैं, प्लाइके सर्कुलरिस कहते हैं। इन वलन को हम क्या कहते हैं, प्लाइके सर्कुलरिस। प्लाइके सर्कुलरिस ये इस तरह से नहीं है कि एक बार इसमें उबड़ खाबड़ है। ये आंत्र जो है वो कैसी है, राउंडेड है। राउंडेड है इसका मतलब ये वलन चारों तरफ पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलरिस कहते हैं, यानी चारों तरफ सर्कल के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए सर्कुलरिस कहते हैं। ये वलन किसके बने होते हैं, सब म्यूकोजा। हमने पढ़ा था कि कोई भी जो ऑर्गन होता है उसमें कितने लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं। बाहर की लेयर को हमने क्या कहा था, सिरोसा, उसके बाद में मस्कुलरिस यानी पेशी स्तर, उसके बाद में आता है अर्धश्लेष्मिका। जैसा कि हमने पढ़ा था स्टमक में, आमाशय में पढ़ा था कि जो अर्धश्लेष्मिका सब म्यूकोजा है वो केवल सीधा है, लेकिन जो आंत्र है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इस तरह से क्या पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, आत्र वलन कहते हैं, या फिर प्लाइके सर्कुलरिस कहते हैं। ये आत्र वलन एकदम सीधे नहीं होते हैं, ये पूरी ऊपर से नीचे तक एक सर्कल के रूप में होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लाइके सर्कुलरिस कहते हैं। ये किसके बने होते हैं, सब म्यूकोजा यानी अर्धश्लेष्मिका। अब बात आती है कि ये प्लाइके सर्कुलरिस पाए क्यों जाते हैं। ये सीधी भी हो सकती थी, यहां से ये जो सबम्यूकोजा लेयर है ये सीधी भी हो सकती थी। ये प्लाइका सर्कुलरिस क्यों बने, ये क्यों बने, ताकि भोजन का जो अवशोषण है वो बढ़ सके। जैसे हम यहां पर समझें तो ये आंत्र का कोई टुकड़ा है, आंत का कोई टुकड़ा है। अब इसे हम काट के देखेंगे तो अगर ये सिंपल होगा तो इतने सरफेस से क्या होगा, भोजन का अवशोषण होगा, लेकिन यहां पर क्या पाए जा रहे हैं, प्लाइके सर्कुलरिस पाए जा रहे हैं, प्लाइके सर्कुलरिस पाए जा रहे हैं। जब हम इसे काटते हैं तो इसके अंदर ये प्लाइके सर्कुलरिस है। अब प्लाइके सर्कुलरिस से यहां तक का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कैसे, ये यहां पर इतना हो जाएगा, जबकि जब स्मूथ होगा तो केवल इतना होगा सरफेस एरिया, और जब हम इसे रफली कर देते हैं यानी इस तरह से उबड़ खाबड़ कर देते हैं, आंत्र वलन निकल आते हैं, तो इसमें जो क्षेत्रफल है वो इसकी तुलना में बड़ा हो जाएगा। ये क्षेत्रफल बड़ा हो गया, तो जब उबड़ खाबड़ पाया जाता है तो जो अवशोषण का क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, इसलिए प्लाइके सर्कुलरिस पाए जाते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि प्लाइके सर्कुलरिस पर कुछ और होती है, म्यूकोजा की एक लेयर होती है। हमें पता है कि जो सभी म्यूकोजा है उसके ऊपर एक म्यूकोजा की लेयर होती है। जैसे यहां पर क्या है, सब म्यूकोजा है, इसके अंदर ये जो येलो कलर का है ये क्या है, म्यूकोजा है, और इसके अंदर भी इसी प्रकार वलन है। जैसे हम समझ सकते हैं कि ये तो है एक प्लाइके सर्कुलरिस, जैसे यहां पर प्लाइके सर्कुलरिस बहुत सारे हैं, 1 2 3 4, इस प्रकार बहुत सारे इसमें प्लाइके सर्कुलरिस है। तो हमने एक प्लाइके सर्कुलरिस बड़ा ले लिया, तो इसमें क्या होता है, ये जो येलो कलर से दर्शाया हुआ है ये तो क्या है, प्लाइके सर्कुलरिस है, आंत्र वलन है।
और आंत्रवलन पर ये जो रेड कलर की है ये क्या है, म्यूकोजा लेयर है, यानी श्लेष्मिका, या फिर हम इसे म्यूकोजा भी कहते हैं। अब ये जो म्यूकोजा होती है ये भी प्लाइकेस सर्कुलरिस की तरह राउंडेड शेप में होती है। इसमें भी उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका क्षेत्रफल और भी बढ़ जाता है। जैसे यहां पर तो यदि स्मूथ होती, जैसे सब म्यूकोजा भी स्मूथ होती और म्यूकोजा भी स्मूथ होती, तो इसमें जो क्षेत्रफल है वो कितना होता, केवल यहां पर जो राउंड बना होता, जैसे राउंड कहां पर बना होता है, यहां पर बीच में, तो केवल सरफेस जो है वो इतना होता। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, ये म्यूकोजा पाए जा रहे हैं, ये उंगली नुमा उभार पाए जा रहे हैं म्यूकोजा में भी और सब म्यूकोजा में भी, जिसके कारण इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ गया है। अवशोषण का क्षेत्रफल, जैसे ये म्यूकोजा है और सब म्यूकोजा के ये चारों तरफ है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कई गुना बढ़ जाता है। यहां पर अगर हम इसका क्षेत्रफल अगर राउंड ही करके देखें तो ये राउंड में बहुत बड़ा होगा, इसकी तुलना में 1000 गुना बड़ा होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि सब म्यूकोजा और म्यूकोजा में, यानी अर्ध श्लेष्मिका और श्लेष्मिका में यदि ये वलन नहीं पाए जाते हैं, ये उंगलीनुमा उभार नहीं पाए जाते हैं, तो इसके कारण जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम हो जाता है। जैसे नहीं पाए जा रहे हैं तो भोजन का अवशोषण 1 घंटे में हो रहा है। कोई भी भोजन हमने खाया और उसमें यदि म्यूकोजा और सब म्यूकोजा में इस प्रकार उंगलीनुमा उभार नहीं बने हुए, तो उस भोजन का यदि अवशोषण 1 घंटे में हो रहा है तो ये बहुत ज्यादा समय होता है। 1 घंटा बहुत ज्यादा समय होता है। यहां पर जब आंत्रवलन पाए जाते हैं तो 1 घंटे में 1000 का डिवाइड दे लो, इतने ही घंटे में अवशोषण हो जाएगा, यानी कि 1 सेकंड से भी कम समय में 1 घंटे में हो रहा है। अब ये जो म्यूकोजा लेयर होती है इसके ऊपर भी ये वलन पाए जाते हैं। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में विस्तार से। ये सारी चीजें हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो ये जो आंत्रवलन है, प्लाइकस सर्कुलरिस है, इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, म्यूकोजा की लेयर होती है जिसमें उंगलीनुमा उभार पाए जाते हैं। अब इसको भी हम जूम कर रहे हैं, ये जूम है। अब यहां पर ये क्या है, म्यूकोजा है, म्यूकोजा है, इसे हम कहते हैं रसांकुर, इसे हम कहते हैं रसांकुर। यानी ये जो म्यूकोजा की ऊपर वाले, यानी प्लाइकेस सर्कुलरिस के ऊपर म्यूकोजा के ये उंगलीनुमा उभार होते हैं, इन्हें तो हम कहते हैं विलाई। और विलाई पे भी बहुत सारी स्ट्रक्चर पाई जाती है उंगलीनुमा, इन्हें हम कहते हैं माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। अब माइक्रोविलाई में क्या होता है, माइक्रोविलाई में ये कोशिकाएं होती है, एपिथेलियम कोशिकाएं, ये क्या करती हैं, बाहर जो डाइजेस्टिव जो भोजन है, जैसे यहां पर आंत्र के बाहर जो बीच में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टेड फूड है, जैसे यहां पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, एमिनोमल और जो पचित भोजन है जैसे वो हो गया। अब यहां पर ये एपिथेलियम कोशिकाएं क्या करती हैं, इनमें जो उंगलीनुमा उभार होते हैं ये इसके क्षेत्रफल को और भी कई गुना बढ़ा देते हैं। अब यहां पर और भी कई गुना बढ़ गया है, तो ये जो भोजन है यहां पर प्रविष्ट हो जाता है। उसके बाद में ये जो विलाई होती है, म्यूकोजा की लेयर है, यहां पर क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, रक्त वाहिनी होंगी। रक्त वाहिनी क्या करेंगी, यहां पर जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को तो इन सेल्स में प्रोवाइड करती है, यानी यहां पर जो ब्लड है वो कैसा हो गया, डीऑक्सीनेटेड हो गया, अशुद्ध हो गया। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस से ग्रहण कर लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ग्रहण कर लेगी। अब यहां पर ये जो ये जो रक्त है वो कैसा हो गया, डीऑक्सीनेटेड हो गया, यानी कार्बन युक्त हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो गया। और ये जो एपिथेलियम कोशिकाएं मोनोसैकेराइड्स ग्रहण करेंगी, यानी जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, जो भी मोनोसैकेराइड है उनको ग्रहण करके कहां पर डाल देंगी, इन रक्त वाहिनियों में डाल देंगी। तो यहां पर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसमें क्या होगा, ग्लूकोज भी अधिक पाया जाएगा, ग्लूकोज अधिक पाया जाएगा। और इनके बीच में पाई जाती है एक लिम्फ वेसल, ये जो ग्रीन कलर की है ये क्या है, लिम्फ वेसल है। अब ये जो लिम्फ वेसल है ये रसांकुर से निकलती है, जैसे यहां पर ये लिम्फ वेसल जा रही है,
जैसे हम मान सकते हैं कि ये जो ब्लैक बाउंड्री है इसके इधर यहां पर लिम्फ वेसल आ रही है, और लिम्फ वेसल से प्रत्येक रसांकुर में क्या निकल रहे हैं, प्रत्येक विलाई में क्या निकल रही है, एक नलिका निकल रही है जो आगे से बंद है। इसे हम क्या कहते हैं, लैक्टेल कहते हैं। इसे लैक्टेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो लिम्फ वेसल का पार्ट होता है ये कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। यानी ये जो लैक्टोल शब्द है, लैक्टेल शब्द है, ये लैक्टोज से लिया गया है। और लैक्टोज किससे लिया गया है, मिल्क से लिया गया है। और मिल्क कैसा होता है, मिल्क व्हाइट होता है। तो ये जो ब्लड वेसल है ये कैसे रंग की होती है, व्हाइट कलर की होती है। इसके कारण इसका जो नाम है वो क्या पड़ा, लैक्टेल पड़ा। अब ये व्हाइट रंग की क्यों होती है, क्योंकि बाहर जो पचित भोजन है यदि वो व्हाइट कलर का है तो उस व्हाइट कलर के भोजन को ये ग्रहण कर लेती है, इसके कारण इसका रंग व्हाइट होता है, और इसी के कारण इसका नाम लैक्टेल होता है। तो ये तो हो गई लैक्टेल। अब इस लैक्टेल में क्या होता है, इस लैक्टेल में वसीय अम्ल होते हैं और ग्लिसरॉल होती है। अभी हम बात करेंगे कि वसीय अम्ल का जब हम अवशोषण की बात करेंगे तब इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो अभी तो क्या जाना हमने कि ये तो पिछले वीडियोस में भी जान लिया था कि आंत्रवलन में क्या होते हैं, विलाई पाई जाती है, रसांकुर पाए जाते हैं, रसांकुर के ऊपर और भी सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं यानी माइक्रोविलाई पाई जाती है। ये क्या होती है, एपिथेलियम कोशिकाओं से बनी हुई होती है। एपिथेलियम कोशिकाएं क्या करती हैं, बाहर जो पचित भोजन है उसको अंदर प्रविष्ट कराती है, किसमें, रक्त वाहिनी में, ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन तो इन्हें प्रदान कर देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं, जिससे यहाँ पर जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, डीऑक्सीनेटेड हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो भी इसके अंदर आ जाता है। यानी यहां पर जो रक्त है वो कैसा हो गया, डीऑक्सीनेटेड हो गया, प्लस उसमें ग्लूकोज की मात्रा आ गई। अब ये जो ब्लड है ये कहां पर नहीं जाता है, पूरे शरीर में नहीं जाता है। ये हमने पढ़ लिया था, किसमें पढ़ा था, पोर्टल सिस्टम में पढ़ा था। आपको याद आ रहा हो तो लिवर में हमने पढ़ाया था पोर्टल सिस्टम। उसमें हमने पढ़ाया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यानी छोटी आंत होती है, उससे जो रक्त आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, वो ग्लूकोज के साथ होता है, यानी उसमें ग्लूकोज अधिक पाई जाती है। अब इस ब्लड वेसल में क्या आ गया, ग्लूकोज अधिक आ गया। अब ये जाती है कहां पर, लिवर के पास, क्योंकि सीधा जो ग्लूकोज है वो शरीर में प्रविष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि शरीर के लिए ज्यादा ग्लूकोज अच्छा नहीं होता है। तो यहां पर जो ग्लूकोज है उसका ब्लड कहां पर जाएगा, लिवर में जाएगा, और लिवर क्या कर लेगा, ग्लूकोज तो ग्रहण कर लेगा, ग्लूकोज में बदल देगा ग्लाइकोजन में। और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, यहां से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया है उसे अपने डीऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ जोड़कर हृदय में डाल देता है। इसे हमने क्या कहा था, पोर्टल सिस्टम कहा था। तो इस तरह से अभी हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जो छोटी आंत होती है उसके अंदर वलन पाए जाते हैं जिन्हें हम प्लाइका सर्कुलरिस या आंत्रवलन कहते हैं। जैसे ये आंत्रवलन कई सारे हैं, इनमें से एक आंत्रवलन हमने यहां पर बना लिया। अब ये आंत्रवलन किसका बना होता है, सब म्यूकोसा बना होता है, सब म्यूकोसा का बना होता है, यानी अद्य श्लेष्मिका का बना होता है। अब अद्य श्लेष्मिका के ऊपर पाया जाता है म्यूकोसा। जैसा कि हमने पढ़ा था, म्यूकोसा पाया जाता है। 4 लेयर्स में जो अंतिम लेयर होती है वो होती है म्यूकोसा। अब म्यूकोसा में भी उंगलीनुमा उभार पाए जाते हैं, ये भी सीधी नहीं होती है। इन्हें हमने कहा था विलाई। ये जो उंगलीनुमा प्रवर्ध बने हुए हैं इन्हें हमने विलाई कहा था। अब ये विलाई भी सीधे नहीं होते, इनके ऊपर भी वो छोटी छोटी संरचनाएं होती है जिन्हें हमने माइक्रोविलाई कहा था। जैसे विलाई की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो विलाई की स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके आगे उंगलीनुमा उभार पाए जाते हैं। इन उंगलीनुमा उभार को हमने क्या कहा था, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। अब ये माइक्रोविलाई कई सारी पाई जाती हैं, इसको घेरे रखती हैं, इसका क्षेत्रफल बढ़ाती है। जैसे ये हो गई एपिथेलियम और इनके ऊपर लगी हुई है विलाई, माइक्रोविलाई यानी सूक्ष्मांकुर। यानी ये तो रसांकुर हो गया, इसके ऊपर सूक्ष्मांकुर हो गया। अब सूक्ष्मांकुर में क्या होता है, ये डाइजेस्टिव जो भोजन है
उसको अंदर प्रविष्ट कराता है। ये इसे ग्रहण करते हैं और अंदर प्रविष्ट कराते हैं। अंदर प्रविष्ट कहां पर कराते हैं? इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। यहां पर ये ब्लड वेसल्स में से यहां पर ऑक्सीजन तो ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी जाती है, साथ में ग्लूकोज डाल दिया जाता है। तो ये जो रक्त हो जाता है ये कैसा हो जाता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज हो जाता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज है ये सीधे हार्ट में नहीं जाता है, जैसा कि सभी ऑर्गन्स में होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जाता है हृदय में जाता है, लेकिन यहां पर एक सिस्टम पाया जाता है जिसका नाम है पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है? एक ऑर्गन का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो दूसरे ऑर्गन के डीऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ चला जाएगा। जैसे यहां पर ये किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, छोटी आंत का पार्ट है। इससे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहां पर चला जाता है? लीवर में चला जाता है। और लीवर में जो ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, लीवर में भी ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा क्योंकि यहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो भी कार्य करती है। अब यहां पर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड आएगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी जाएगी और यहां पर इसका जो रक्त है वो भी इसमें डाल दिया जाएगा, इससे ग्लूकोज निकाल लिया जाएगा। ये जो ग्लूकोज है ये लीवर ग्लाइकोजन में बदल देता है। अब ये चला जाएगा हार्ट में। इस सिस्टम को हमने क्या कहा था? पोर्टल सिस्टम कहा था। तो इसमें जो ग्लूकोज है इसकी सिरा कहां पर चली जाती है? इसकी सिरा चली जाती है लीवर में। इसे हमने क्या कहा है? पोर्टल सिस्टम। अभी तक हमने केवल यही पढ़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है। तो इसमें क्या होते हैं? ये जो आंत्रवलन होते हैं ये ऐसे नहीं होते कि समान होते हैं। ये जो आंत्रवलन है ये पूरे राउंडेड शेप में होते हैं। जैसे यहां पर आंत्रवलन है यहां पर, तो ये आंत्रवलन पूरी चारों तरफ पाया जाता है, इसलिए इसे प्लाइके सर्कुलरिस यानी सर्कल कहते हैं। प्लाइके सर्कुलरिस। अब इस आंत्रवलन के ऊपर क्या पाए जाते हैं? विलाई पाई जाती है, म्यूकोजा बनी होती है। म्यूकोजा के ऊपर क्या पाया जाता है? माइक्रोविलाई पाई जाती है। यानी यदि हम डायग्राम बनाएं तो इसका डायग्राम कैसा होगा? जैसे ये हमने ले ली आंत्र का पार्ट, ये आंत ले ली, इसका हमने पार्ट काट लिया। अब इसके अंदर सीधा ऐसे शेप में नहीं होता है, इसमें कहीं कहीं माइक्रोविलाइज पाई जाती हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। जैसे ये सूक्ष्मांकुर हो गए। अब इनके ऊपर क्या पाए? ये तो क्या हो गए? रसांकुर हो गए यानी विलाई हो गई। इनके ऊपर माइक्रोविलाइज पाई जाती हैं इस तरह से। ये क्या है? माइक्रोविलाई है, यानी ये कैसा हो जाता है? ब्रूस जैसा हो जाता है। इसके कारण इसे ब्रूस बॉर्डर भी कहते हैं, ब्रूस बॉर्डर सेल्स कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? जो छोटी आंत है उसका अंदर का पार्ट देख लिया कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, अवशोषण करने योग्य होती है। अब ये जो विलाई है, माइक्रोविलाई है और प्लाइके सर्कुलरिस है, इसके कारण आंत्र का जो सरफेस होता है वो 1000 गुना तक बढ़ जाता है। यानी जब एक तो सीधा हमने ले लिया तो उस सीधे में तो यदि भोजन का पाचन हो रहा है तो यदि ये रसांकुर, प्लाइके सर्कुलरिस, विलाई, माइक्रोविलाई ये सभी पाई जाएंगी तो जो भोजन का अवशोषण है वो केवल 1 घंटे में ही संपन्न हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्लाइके सर्कुलरिस, विलाई और माइक्रोविलाई कितनी इंपॉर्टेंट है। इन्हें हमने क्या कहा है? ब्रूस बॉर्डर सेल कहा है। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि इसमें भोजन का अवशोषण कैसे होता है। अभी हमने बात की कि जो पचित भोजन होता है वो एपिथेलियम कोशिकाओं के माध्यम से कहां पर पहुंच जाता है? जो शिराएं होती है वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन ये ऐसे तो नहीं है कि पचित भोजन इधर उधर गति कर रहा है तो इसमें घुस गया और यहां पर पहुंच गया। इसका एक सिस्टम होता है। सिस्टम कैसे होता है? ये जो पचित भोजन है, जैसे कोई भी ले लो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, कुछ भी ले लो, अमीनो अम्ल, ये कैसे कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। कोशिका किसकी है? एपिथेलियम कोशिका है। और जंतुओं की जो कोशिका होती है वो हमें पता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, उसमें केवल क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है। हमने पारगम्यता के आधार पर कोशिका के प्रकार देखे थे, उसमें हमने जाना था कि जो कोशिका झिल्ली होती है, जंतुओं की कोशिका झिल्ली होती है, वो चयनात्मक पारगम्य होती है।
तो इसमें घुसने से पहले यानी जो पचित भोजन है वो इसमें घुसने से पहले, इसकी क्रियाविधि को जानने से पहले हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में जान लेते हैं, यानी कोशिका भित्ति के बारे में जान लेते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है और उसमें कोई भी पदार्थ बाहर से अंदर या अंदर से बाहर किस प्रकार प्रवेश कर सकता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड से बनी होती है। ये तो भाई हमने 10वीं में पढ़ लिया था कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड से बनी होती है, क्योंकि हम जो भी प्रोटीन खाते हैं वो जब पाचन होता है, उसका पाचन होता है, तो वो जब पचित हो जाती है तो वो किस में बदल जाती है, लिपिड में बदल जाती है। अब वो लिपिड जाता कहां पर है, जब हमारी नई कोशिकाएं बनती है तो उसकी जो कोशिका झिल्ली होती है, बाहर की लेयर होती है, वो लिपिड की बनती है। अब लिपिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, लिपिड की स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसी होती है, लेकिन ये जो कोशिका झिल्ली है इसमें क्या होता है, इसमें एक फास्फेट समूह और जुड़ा हुआ होता है, यानी लिपिड की जो संरचना होती है वो इस तरह की होती है। इसमें हमें दिख रहा है कि एक बूढ़ा आदमी है जिसका सिर है, 2 टांगे लटक रही है। ये जो सिर है ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक। और इसका जो 2 टांगे लटक रही है ये कैसी है, हाइड्रोफोबिक है। इसको जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो फिलिक होती है, कोई भी यदि फिलिक है तो उसे हम लेंगे प्यार से, और फोबिक है उसे हम लेंगे डर से। यानी फोबिक यानी डर। जैसा कि आपने सुना होगा कि हाइड्रोफोबिक कोई बीमारी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, कोई जो बंदा है जिसके हाइड्रोफोबिक हुआ है वो हाइड्रो से डर जाता है। यानी हाइड्रोफोबिक बीमारी हुई है तो फोबिक का मतलब क्या होता है, डर होता है, और हाइड्रो का मतलब जल होता है। यानी वो बंदा किससे डरने लग जाता है, जल से डरने लग जाता है। तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो फोबिक का मतलब क्या होता है, डर होता है, और फिलिक का मतलब प्यार होता है। तो इसे आपको याद रख लेना है, ये बहुत काम की चीज है। तो यहां पर क्या आ रहा है कि ये जो फास्फेट समूह है, लिपिड के ऊपर जो फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है, यानी बूढ़े आदमी का सिर है वो तो कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, यानी वो तो पानी से प्यार करता है। हाइड्रो यानी पानी, और फिलिक का मतलब प्यार, यानी हाइड्रोजन से तो प्यार करता है, लेकिन इसकी जो टांगे हैं वो हाइड्रो यानी जल से, फोबिक जल से डरती हैं। यानी ये बूढ़ा आदमी जो है उसका सिर तो पानी से प्यार करता है, लेकिन टांगे पानी से दूर रहना चाहती है। तो वैसे भी हम जान सकते हैं कि जो लिपिड होती है, वसा या फिर घी तेल होता है, वो पानी में विलेयशील नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसकी जो नीचे की लिपिड होती है, ये लिपिड है, ये तो हाइड्रोफोबिक होती है, और इसका ऊपर का जो सिर होता है, जो फास्फेट समूह है, वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। जैसे हम इसकी कोशिका झिल्ली बना ले, जैसे कोई भी कोशिका ले ले, जंतु कोशिका, ये हमने जंतु कोशिका ले ली। अब जंतु कोशिका हमने क्या पढ़ा था कि बाहर की जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली की बनी होती है या सेल मेम्ब्रेन की बनी होती है, और सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन की। तो हम यहां पर लगा देते हैं प्रोटीन। अब हमें पता है कि जो कोशिका है उसके बाहर कौन सा फ्लूइड होता है, इंटेंसिटी फ्लूइड होता है, यानी बाहर एक फ्लूइड होता है। अभी आपको नाम याद नहीं रखना है, बाहर फ्लूइड होता है, हमें याद है कि बाहर द्रव है। अब द्रव है, और यहां पर ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। अब कोशिका झिल्ली में हमें पता है कि एक तो फास्फेट समूह होता है, एक क्या होता है, लिपिड होता है। यानी बाहर का जो द्रव है उससे ये बूढ़े आदमी की टांगे डरती हैं। तो इसकी तरफ तो जाएगा बूढ़े आदमी का सिर, तो इस तरह से हो जाएगा। यानी ये तो कैसा है, ये जो इसका सिर है ये तो इससे प्यार करता है, तो ये इससे पास आ जाएगा, लेकिन इसकी टांगे इससे दूर चली जाएंगी। तो ये कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा। तो दूसरा जो लिपिड है वो भी कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा। इस तरह से ये जो कोशिकाएं हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज होती होती पूरी सेल मेम्ब्रेन बना लेती हैं। तो ये तो हो गया बाहर का द्रव। अब हमें पता है कि जंतु कोशिका के अंदर भी एक द्रव पाया जाता है जिसे हम साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं। अब जीव द्रव्य में भी हमें पता है कि पानी होता है, और अब ये पानी क्या कर रहा है, ये वाला पानी ये बूढ़े आदमी की टांग के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। यानी बाहर से तो बच गया ये बूढ़ा आदमी, लेकिन अंदर जो पानी है वो इसकी टांगों को खींच रहा है। अब ये बूढ़ा आदमी क्या करेगा, दूसरी लिपिड भी लगा लेगा।
यहाँ पर दूसरी लिपिड लगा लेगा अंदर की साइड, क्योंकि अंदर जल है और अंदर जल की तरफ आ जाएगा इसका सिर और इसका पैर इससे दूर चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगी। तो तभी तो हम पढ़ते हैं कि जो जंतु कोशिका होती है उसका बाहर की सेल मेम्ब्रेन होती है यानी कोशिका झिल्ली होती है, वो लिपिड की 2 लेयरों से बनी होती है। अब आपको समझ में आ गया कि लिपिड की 2 लेयर्स में क्यों बनी होती है, क्योंकि उसके बाहर भी द्रव पाया जाता है और अंदर भी द्रव पाया जाता है, जिसके कारण लिपिड की 2 लेयर्स हो जाती हैं। तो इसे आप कभी जिंदगी में नहीं भूलना है कि जो जंतु कोशिका होती है उसके बाहर द्रव पाया जाता है, इसलिए बूढ़े आदमी का सिर वहां पर आ जाता है, अंदर भी पानी पाया जाता है, इसके कारण वहां पर भी उसका सिर आ जाता है और ये आपस में जुड़ जाती है, यानी लिपिड की 2 लेयर लग जाती है, तो सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, यानी कोशिका झिल्ली बन जाती है। अब ये पूरी में नहीं पाई जाती, इनके बीच बीच में प्रोटीन पाया जाता है। जैसे यहां पर प्रोटीन हो गया, यहां पर प्रोटीन हो गया, इनके बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। ये क्या हो गए, प्रोटीन हो गए। तो ये तो हो गई कोशिका झिल्ली की आंतरिक संरचना, यानी कोशिका झिल्ली में क्या होते हैं, 2 लिपिड्स की लेयर होती हैं, बीच बीच में कहीं कहीं प्रोटीन पाया जाता है। अब इसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, बाहर जो भोजन पड़ा हुआ है वो अंदर कैसे आता है, तो अंदर आने के तरीके अभी हम जानेंगे। पहले हम ट्रांसपोर्ट के बारे में जान लेते हैं, यानी परिवहन के बारे में जान लेते हैं। भोजन का जो परिवहन होगा, अभिगमन होगा, वो किस तरह से होगा। तो हमें पता है कि कोई भी पदार्थ है वो किसी भी पदार्थ के अंदर घुसता है, यानी कोशिका झिल्ली को पार करके घुसता है, तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है सक्रिय प्रवाह, सक्रिय प्रवाह जिसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा होता है निष्क्रिय प्रवाह यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये इसमें क्या होता है, एटीपी खर्च करता है। सक्रिय प्रवाह में वैसे हम बेसिकली जान लेते हैं और निष्क्रिय प्रवाह में जान लेते हैं कि इसमें होता क्या है। सक्रिय प्रवाह में हम एटीपी ऊर्जा का खर्च करते हैं, ऊर्जा खर्च करते हैं, और निष्क्रिय प्रवाह में हम ऊर्जा खर्च नहीं करते हैं। जैसे ये कोशिका झिल्ली है, अब बाहर पाचन का जो पाचन हो गया है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज कुछ भी पड़ा हुआ है, वो अंदर कैसे आएगा। तो यहां पर यदि इसकी हाइयर कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी बाहर इसकी अधिक सांद्रता है, तो हमें पता है कि जो कोई भी पदार्थ है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। अंदर नहीं है तो या इसको पार कर जाएंगे, यानी बिना ऊर्जा खर्च किए अपने आप आ रही है, तो इसे हम कहेंगे निष्क्रिय प्रवाह। इसमें क्या होता है, एटीपी खर्च नहीं होती है। लेकिन सक्रिय प्रवाह में क्या होता है, हमें एटीपी खर्च करनी पड़ती है। जैसे हम इसका दूसरा उदाहरण लें तो हम एक ले सकते हैं कि एक पात्र हमने यहां पर ले लिया, एक पात्र हमने यहां पर ले लिया। अब इसमें तो जल हमने ज्यादा भर दिया और इसमें कम जल है। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो इसमें हम बेसिकली क्या होगा कि यहां पर जो जल है वो इसके अंदर प्रवाहित होने लगेगा, यानी इसका जल स्तर बढ़ने लगेगा। इसमें हमें किसी प्रकार की ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ रही है। क्यों नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जल की उच्च सांद्रता है और यहाँ पर निम्न सांद्रता है। तो जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति कर रहा है, यानी उसमें एटीपी खर्च नहीं हो रही है। तो इस प्रकार के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय प्रवाह कहते हैं। जबकि हम उल्टा करें, यहाँ पर पाइप न लगाएं और इसमें कम सांद्रता है और इसमें उच्च सांद्रता है, और हम बीच में लगाएं कोई पंप या फिर मोटर, ये क्या करे, यहां से उठाए पानी को और पानी को यहां पर डाल दे, क्योंकि सीधा जब डालेंगे, सीधा जोड़ेंगे इन दोनों को, तो इसमें से इसमें नहीं आएगा, तो हमें मोटर या पंप की आवश्यकता होगी। और ये पंप क्या करेगा, ऊर्जा लेगा, ऊर्जा खर्च करेगा, एटीपी खर्च करेगा। तो इस प्रकार के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, सक्रिय प्रवाह कहते हैं। इसमें एटीपी यूज होती है। इसमें होता क्या है, कोई भी पदार्थ है वो अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करता है, तो इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। अब ये तो थे कुछ सामान्य उदाहरण जिससे हम समझ सकते हैं कि जो सक्रिय प्रवाह है वो उसकी परिभाषा क्या होगी और निष्क्रिय प्रवाह की क्या परिभाषा होगी। अब ये सेल मेम्ब्रेन में कैसे होता है, कोशिका भित्ति में कैसे होता है। जैसे यहां पर कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति है, इसमें लिपिड है ये। अब लिपिड है, इसके बीच में प्रोटीन पाया जाता है, बीच बीच में प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन सक्रिय प्रवाह में क्या होता है, यहां पर तो सांद्रता कम है, जैसे ग्लूकोज की सांद्रता कम है और अंदर ग्लूकोज
ठोक ठोक के भरा हुआ है। इसमें जब प्रवाह होगा यानी अंदर प्रविष्ट होगा तो सीधे प्रविष्ट हो नहीं सकता, तो यहां पर एक पंप लगा होता है, यहां पर एक पंप लगा होता है। ये पंप क्या करता है, यहां से इसको खींचता है और इसमें डालता है। इसमें किसकी आवश्यकता होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, सक्रिय प्रवाह कहते हैं। लेकिन निष्क्रिय प्रवाह में क्या होता है, निष्क्रिय प्रवाह में ऊर्जा खर्च नहीं होती है। ये दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक को तो हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन, एक को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यानी ये हमारे कोर्स में दिया नहीं हुआ है। निष्क्रिय प्रवाह में क्या होता है, एक तो होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें होता क्या है, जैसे ये वसा है, सॉरी लिपिड है, लिपिड की लेयर लगी हुई है। अब लिपिड की लेयर में और बीच में लगा हुआ है प्रोटीन। अब बाहर का जो बिना पाचन जो पचित भोजन है वो अंदर प्रविष्ट होगा, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो इन लिपिड के बीच में से होकर गुजरे और एक यहां पर प्रोटीन और इनके बीच में से होकर गुजरे। तो इस प्रकार ये दो प्रवाह हो गए। यदि बीच में से, इन दोनों के बीच में से गुजरे तो इसे हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। जबकि प्रोटीन और लिपिड के बीच में से होकर गुजरे तो उसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इसमें जो पचित भोजन है उसमें अंदर प्रविष्ट कैसे होगा, यानी रसांकुर के अंदर प्रविष्ट कैसे होगा। तो अभी हमने पढ़े 3 प्रकार के प्रवाह होते हैं। उनमें से जो ग्लूकोज है, ये पचित भोजन में ग्लूकोज होता है, जो सरल अणु होते हैं, मोनोसैकेराइड होती है। अब ग्लूकोज इसके अंदर प्रविष्ट कैसे होता है, ग्लूकोज इसके अंदर प्रविष्ट होता है क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसमें प्रवाह होगा कुछ। वो प्रवाह कौन सा होगा, एक्टिव, या फिर इसे हम कहते हैं सक्रिय प्रवाह। यानी इसमें हम एटीपी खर्च करके ग्लूकोज को अंदर प्रविष्ट करा लेंगे। इसके बाद में यहां पर आ गया ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज कहां पर चला जाएगा, ग्लूकोज अंदर प्रविष्ट हो जाएगा। अंदर प्रविष्ट कैसे होगा, निष्क्रिय रूप से होगा। यानी जब हम इसमें हम समझ सकते हैं कि बाहर ग्लूकोज पड़ा हुआ है, अब हमने एटीपी खर्च करके यानी उसको धक्का देके उसके अंदर तो डाल दिया। अब इस एपिथेलियम सेल के अंदर डाल दिया इस ग्लूकोज को। अब और डाल रहे हैं एटीपी खर्च करके, और डाल रहे हैं, उसके बाद में डालते जा रहे हैं, ग्लूकोज को डालते जा रहे हैं। अब ग्लूकोज की सांद्रता अंदर ज्यादा हो गई और बाहर यहां पर इसकी सांद्रता कम हो गई। तो कोई भी पदार्थ होता है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति कर जाता है। तो यहां पर उच्च सांद्रता है और यहां पर निम्न सांद्रता है, तो ग्लूकोज यहां से यहां प्रवाह कर जाएगा बिना एटीपी खर्च किए हुए। इसे हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय प्रवाह या पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसी तरह से अमीनो एसिड भी प्रवाह कर जाएगा। यहाँ पर जो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड बना हुआ है, ये पहले तो सक्रिय रूप से जाएगा, यानी हम एटीपी खर्च करके इससे धक्का देके इसके अंदर प्रविष्ट करा लेंगे एमिनो एसिड को। अब ये एमिनो एसिड निष्क्रिय रूप से यानी निष्क्रिय प्रवाह द्वारा रसांकुर में प्रविष्ट हो जाता है। और उसके बाद में यदि बाहर फ्रैक्टोज पड़ा हुआ है तो फ्रैक्टोज में हम निष्क्रिय प्रवाह द्वारा इसे अंदर डाल देते हैं और निष्क्रिय प्रवाह द्वारा यानी आपस में इसमें एटीपी खर्च नहीं करेंगे। इसमें बाहर तो फ्रैक्टोज की मात्रा ज्यादा है और अंदर कम है, तो ये फ्रैक्टोज है वो आसानी से अंदर प्रविष्ट हो जाता है निष्क्रिय प्रवाह द्वारा। और निष्क्रिय में भी कौन सा होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें वसा के ये लिपिड है और बीच बीच में प्रोटीन पाया जा रहा है, इनके बीच में से होकर गुजरेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा ही यह अंदर प्रविष्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो ग्लिसरॉल है और वसीय अम्ल है, इसका प्रवाह सेल मेम्ब्रेन के अंदर सिंपल डिफ्यूजन द्वारा होगा, यानी निष्क्रिय रूप से होगा। ये निष्क्रिय ग्लिसरॉल वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड, इनका निष्क्रिय प्रवाह होगा और अंदर जाकर फिर से निष्क्रिय प्रवाह द्वारा ये बाहर चली जाएंगी। ये निष्क्रिय प्रवाह कैसा होता है, सिंपल होता है। यानी जो ये लिपिड है और दूसरा लिपिड अणु है, इनके बीच में से ही होकर गुजर जाता है। इस प्रकार के निष्क्रिय प्रवाह को हम क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये जो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल होता है, ये सिंपल डिफ्यूजन द्वारा ही अंदर चला जाता है। तो इस तरह से जो भी हमने भोजन किया है वो इन पदार्थों में बदल जाता है और इन पदार्थों का
पहले कुछ पदार्थों का सक्रिय फिर निष्क्रिय, सक्रिय फिर निष्क्रिय, उस पदार्थों का सीधे ही निष्क्रिय और निष्क्रिय प्रवाह द्वारा ये अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, यानी इनका अवशोषण हो जाता है। तो अवशोषण कैसे होता है? दो तरीके से होता है, एक तो सक्रिय प्रवाह द्वारा, एक निष्क्रिय प्रवाह द्वारा, जिसमें से ग्लूकोज में पहले सक्रिय होता है उसके बाद में निष्क्रिय हो जाता है। और ये कहां पर पहुंच जाता है? ये पहुंच जाता है ब्लड वेसल में। और दूसरा ये जो अमीनो अम्ल है इसमें सक्रिय प्रवाह होता है, इस एपिथेलियम कोशिका के अंदर जाता है, एपिथेलियम कोशिका में निष्क्रिय प्रवाह होता है, उसके बाद में ये जाता है ब्लड वेसल में। अब तीसरा क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में पहले निष्क्रिय प्रवाह होता है। कैसा होता है? फेटेलिटिक, यानी जो वसा कण है और जो लिपिड है और प्रोटीन है उनके बीच में से होकर फ्रक्टोज निकल जाएगा और चला जाएगा ब्लड वेसल में। तो ये तो सिंपल है कि ब्लड वेसल में जा रहा है, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, इसमें क्या होता है? पहले निष्क्रिय प्रवाह होता है, वो भी सिंपल तरीके का, यानी जो लिपिड है उनके बीच में से ये होकर जा रहा है। ग्लिसरॉल वसीयम नीचे बीच में से होकर जा रहे हैं, लेकिन ये ब्लड वेसल के अंदर नहीं जाते। यहाँ पर ये जो लैक्टेल है इसके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। तो अभी हम समझ लेते हैं कि ये जो ग्लिसरॉल होता है और वसीय अम्ल होता है इसमें निष्क्रिय प्रवाह द्वारा ये लैक्टेल में कैसे पहुंच जाता है। तो वीडियो काफी बड़ी हो गई है, इसे अगले वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।